हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 का मैथ का जो मॉडल सेट है झारखंड बोर्ड के लिए उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले फ्रेंड्स हम लोग क्लास 9 का साइंस का जो मॉडल सेट है उसका सॉल्यूशन देख चुके हैं। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें और इस वीडियो को भी पूरा देखें। ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए, क्योंकि इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसा एग्जाम होने वाला है, कैसा पैटर्न होने वाला है। ठीक है, और इससे बहुत सारा आप लोग का क्वेश्चन जो है मैच करने वाला है एग्जाम में। ठीक है, मॉडल सेट जो है आप लोग को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग इस मॉडल सेट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, रेशनल नंबर कौन सा है। तो देखिए पहला वाला तो नहीं है, क्योंकि 23 का वर्गमूल नहीं होता है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ये जो इस तरह से रिपीट हुआ है। लेकिन देखिए 01 फिर 001 फिर 0001, मतलब सेम चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है। अगर सेम चीज़ रिपीट होता तो उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग नहीं लिख पाएंगे। और यहाँ डी वाला जो है 225 का वर्गमूल 15 होता है, ये आप लोग को पता है। और 15 क्या है, एक परिमेय संख्या, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, निम्न में कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। ठीक है, तो देखिए इसको निकालने का एक आसान सा तरीका क्या है कि डिवाइड कीजिए। ठीक है, 7 और जैसे पहला नंबर में 7/2 है। देखिए यहाँ पे 2 से हम लोग अगर डिवाइड करेंगे 7 को तो कितना आएगा आंसर, 3.5 आएगा। ठीक है, इसी तरह जब 5 से डिवाइड करेंगे 7 को तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 पॉइंट आएगा, यहाँ भी 1 पॉइंट आएगा और यहाँ पे 3 पॉइंट आएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 और 4 के बीच में कौन आएगा, तो 3 पॉइंट कुछ रहेगा, वही ना 3 और 4 के बीच में आएगा। 3 और 4 के बीच में 3.1, 3.2, 3 पॉइंट इस तरह से रहता है ना। यानी कि यहाँ पे जो सही वाला आंसर जो है, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे जो ए वाला है ये करेक्ट है। ठीक है, थर्ड नंबर में क्वेश्चन में है √5 माइनस √2 और फिर मल्टीप्लाई है √5 प्लस √2। तो देखिए ये एक फॉर्मूला है ए माइनस बी और ए प्लस बी का। ठीक है, एक बार प्लस रहता है और एक बार माइनस रहता है और गुन्ना होता है तो क्या होता है, सीधे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाता है। तो ए के जगह √5 है तो √5 का स्क्वायर। ठीक है, √5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर। तो रूट से दोनों स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 5 घटा 2 बचेगा, यानी कि जो 3 है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद है 32 पर पावर 2/5 क्या होगा। तो देखिए 32 को जब हम लोग ब्रेक करेंगे, मतलब 32 को इस तरह से तोड़ेंगे हम लोग 2 से, तो 5 बार 2 आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग 32 को, ठीक है, यानी 32 को हम लोग 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको लिख रहे हैं ना, 32 को हम लोग 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं और उस पर फिर पावर में है 5 2/5 है ना, यानी यहाँ पे गुन्ना हो जाता है 2/5 पावर से। पावर और जो 2 पावर लगातार होते हैं तो उनको हम लोग गुन्ना करते हैं, 5 से 5 कटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पर पावर 2 यानी कि 4। ठीक है, 4 हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे जो बी वाला है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोल रहा है इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। ठीक है, देखिए बहुपद नहीं है तो बहुपद कब नहीं होता है, तो देखिए जब एक्स या वाई यानी जो चर होता है, वेरिएबल जो होता है वो बाय में नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल में जो पावर रहता है डिग्री वो माइनस में नहीं होना चाहिए। तो देखिए ए नंबर में ये सही है, बी भी सही है, डी में देखिए वाई यहाँ पे बाय में कर दिया, बाय में वाई नहीं रह सकता है, यानी यही है जो बहुपद नहीं है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड्स x-2 का शून्यक कौन है। ठीक है, यानी 0 निकालना है। तो देखिए x-2 इक्वल टू 0 कर देंगे तो x इक्वल टू क्या निकलेगा, -2 उधर जाएगा तो +2, यानी x इक्वल टू 2 निकला, यही शून्यक है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 7 नंबर में है बहुपद 5x पावर 3 फिर प्लस 4x पावर 4 प्लस 7x प्लस 12 का घात है। ठीक है, तो देखिए घात किसको बोला जाता है, जो सबसे ज़्यादा पावर है, यानी कि डिग्री। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए x पर पावर, ठीक है, पावर भी देखना है तो वेरिएबल में यानी चर में एक्स वाई में पावर देखना है। तो x पर पावर 4 है ना, सबसे बड़ा नंबर, पावर 4 है, यहाँ पावर 3 है, तो बड़ा नंबर 4 है पावर, तो वही घात हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है px बराबर दिया हुआ है और यहाँ पे, ठीक है, px दिया हुआ है और x+1 से इसको विभाजित किया जाएगा तो शेषफल का मान। ठीक है, ये जो शेषफल प्रमेय होता है
इसको क्या करना है, इससे डिवाइड करना है और शेषफल क्या आएगा उसको बताना है, रिमाइंडर बताना है। ठीक है, तो इसके लिए आसान है, हम लोग को डिवाइड करना नहीं है, हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे x + 1 इक्वल टू यहाँ पे हम लोग 0 अगर कर दें, x + 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या निकलेगा, -1 निकलेगा, प्लस का 1 उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से x का जो -1 निकला, यहाँ पे हम लोग को वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें अगर x की जगह -1 रखे, ठीक है, तो देखिए पहले क्या है, x पर पावर 3 यानी -1 पर पावर 3 होगा, -1 पर पावर 3, फिर प्लस x का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस x यानी कि -1 और फिर +1। तो देखिए -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस में 1 आएगा और -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 1 आएगा, फिर यहाँ हो गया -1, फिर यहाँ हो गया +1। देखिए माइनस प्लस सब कट गया, हो गया 0, यानी शेषफल क्या हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला करेक्ट है। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन में एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप में होता है। तो देखिए अगर एक्स अक्ष में होता है इस तरह से, निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग पढ़े होंगे, ये एक्स अक्ष है, यहाँ पे अगर कोई बिंदु रहता है तो हम लोग पहले एक्स वाला वैल्यू लिखते हैं और फिर सेकेंड में वाई हमेशा 0 रहेगा, और वही अगर वाई अक्ष में रहेगा तो पहले वाला रहेगा 0 और सेकेंड वाला वाई, है ना। तो यहाँ एक्स अक्ष में पूछ रहा है तो एक्स अक्ष में क्या रहता है, इस रूप में x + 0, यानी यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब 10 नंबर में है मूल बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, मूल बिंदु यानी जहाँ एक्स और वाई लाइन दोनों कटता है। ठीक है, इस तरह अभी बताए थे ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ बीच में कटता है इसी को मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो 10 नंबर का है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 11 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड्स 0 - 7 कार्य तल में कहाँ स्थित है। ठीक है, तो देखिए 0 - 7 अभी हम बताए हैं। ठीक है, अभी हम आप लोग को बताएं ना, शुरू वाला 0 दिया हुआ है। ठीक है, शुरू वाला 0 दिया है, सेकंड वाला है y, यानी कि अभी हम इस तरह बताएं ना कि यहाँ अगर कोई संख्या है, ये कोई नंबर है, पॉइंट है, या यहाँ कोई पॉइंट है, तो उसमें पहला वाला 0 रहेगा, सेकंड वाला y वाला वैल्यू रहेगा। यानी यहाँ ये किस अक्ष में है, y अक्ष में है ना। तो यहाँ पे कहाँ पे स्थित होगा, ये जो है डी वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी कि y अक्ष में। ठीक है, y अक्ष में आंसर होगा। अब 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोल रहा है कि यदि x = 1 और y = 2 रैखिक समीकरण यहाँ दिया हुआ है, इसका हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ x और y का वैल्यू को रख देना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3x + 2y है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, गुन्ना x की जगह क्या रखना है 1, फिर प्लस है 2 तो 2 और गुन्ना y की जगह 2 और इक्वल टू में लिखा हुआ है k। तो यहाँ पे हो गया 3 × 1 = 3 और प्लस 2 × 2 = 4 इक्वल टू k, यानी 3 और 4 7 हो गया, यानी 7 इक्वल टू k, यानी k का वैल्यू क्या है 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। 30 नंबर में एक्स अक्ष का समीकरण है। ठीक है, देखिए अभी हम एक्स अक्ष वाला बताए थे कि एक्स अक्ष रहने पर क्या होता है, एक्स अक्ष में वाई वाला वैल्यू 0 होता है। ठीक है, यानी एक्स अक्ष में क्या होगा, वाई = 0। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है रैखिक समीकरण 2x + y = 5 का हल। हल का मतलब है कि x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग को सबको एक एक करके सारा वैल्यू को रख के देखना पड़ेगा। ठीक है, x और y का वैल्यू को रखेंगे तो = 5 है, मतलब 5 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 3 नंबर वाला देखिए, ठीक है, x के जगह 2 रखेंगे तो यहाँ 2 × 2 = 4 हो जाएगा। ठीक है, और y अगर 1, यानी यहाँ पे 2 × 2 = 4 हो गया, और फिर y 1 और जोड़ दिए तो 2 दूनी 4 और 1 5, यानी बराबर में 5 आ रहा है ना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये वाला जो सी वाला है ये करेक्ट होगा। ये सबको अगर वैल्यू रखेंगे x और y का तो = 5 नहीं आएगा। ठीक है, किसी में भी हम लोग वैल्यू को रखेंगे, यहाँ पे x और y का सिर्फ वैल्यू रखना है और बराबर में 5 आना चाहिए, तो जिसमें 5 आएगा वही करेक्ट होगा, यानी यहाँ सी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, अब 15 नंबर में है यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, निम्न में किस रूप में दिखाया गया। तो देखिए इसको किस रूप में दिखाया गया, ये एक अभिधारणा है। ठीक है, अब 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है। अगर एक बिंदु दिया हुआ है कहीं पे तो इससे कितनी रेखाएं, इससे तो अनंत रेखाएं, इस बिंदु से कितनी सारी रेखाएं होके जा सकती है ना। तो यहाँ पे अनंत होगा आंसर। ठीक है, अब 17 नंबर में है कि 70 डिग्री का पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, तो जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आए, दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 हो, तो 70 है और कितना रहेगा कि 90 होगा 20,
यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है यही करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे सी वाला आंसर करेक्ट है। अब 18 नंबर में, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज है। ठीक है, देखिए ऐसा सिर्फ एक समय ही होता है जब समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, मतलब जब 90 डिग्री वाला ट्राइंगल हो तो एक जगह 90 रहेगा। ठीक है, और बाकी ये दोनों मिल के 90 होगा, क्योंकि तीनों मिल के 180 होता है। तो ये अकेले 90 हो चुका है, तो और ये दोनों मिल के 90 ही चाहिए ना। यानी ऐसा कब होगा, जब समकोण त्रिभुज हो। ठीक है, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। ठीक है, इस तरह 19 नंबर में बोल रहा है कि आकृति में एक्स का मान, देखिए ये जो त्रिभुज है इसको आगे बढ़ा दिया गया है, यानी यहाँ पे जो एक्स है ये वाला ये बाह्य कोण हो गया। तो बाह्य कोण कितना होता है, तो अंदर वाले जो दोनों कोण होते हैं उन दोनों का जोड़ के बराबर, यानी एक्स कितना निकलेगा, 40 और 50 को अगर हम लोग जोड़ दें यानी कि 90 डिग्री आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री करेक्ट होगा। ठीक है, अब 20 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो देखिए त्रिभुजों का सर्वांग समता के लिए ए नहीं होता है। ठीक है, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड 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 ये होता है, लेकिन एंगल 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 नहीं होता है। ठीक है, अब 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है एक त्रिभुज ए बी सी बोल रहा है, मान लेते हैं ये ए बी सी है, इसमें ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, और कोण ए सी बी 70 डिग्री, ए सी बी मतलब ये वाला यहाँ पे 70 डिग्री। ठीक है, तो ए बी सी क्या होगा, ए बी सी क्या होगा, अगर इधर 70 है, ठीक है अगर इस जगह 70 है तो यहाँ भी 70 होगा, क्योंकि यहाँ पे उसका जो सामने का भुजा सब है बराबर है। तो यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो यहाँ 70 डिग्री तो यहाँ भी 70 डिग्री, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 22 नंबर में बोल रहा है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण, ठीक है देखिए अनुपात में जब रहता है ना तो सब में हम लोग एक्स मान के करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेंगे कि एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, इस तरह से मान लिए कि तो एक है 3x, दूसरा होगा 5x, तीसरा होगा 9x, चौथा वाला 13x। और अब क्या करेंगे हम लोग, सबको जोड़ेंगे। ठीक है, मतलब 3x 5x 9x 13x सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए जोड़ के कितना आएगा, 3 और 5 8 और 9 17 और 13 यानी 30 हो जाएगा। तो 30x आएगा जोड़ के, और हम लोग क्या जानते हैं सभी कोणों का योग कितना होता है, ये हम लोग कोण ही जोड़ रहे हैं ना, एंगल जोड़ रहे हैं। तो चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ के 360 आता है, और ये जो दिया हुआ है वैल्यू इन सबको जोड़ के 360 आया। तो यहाँ से अगर हम लोग x निकालें तो 360 से डिवाइड हो जाएगा 30 का, यानी कि यहाँ पे 12 डिग्री, यानी x निकला 12। अब हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण 3x है। ठीक है, 3x है ना, और अगर सबसे बड़ा कोण बोलता तो 13x होता, लेकिन अभी सबसे छोटा कोण बोला है तो 3x, यानी कि 3 × 12 मतलब 12 या 36 डिग्री आंसर होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो ए वाला है ऑप्शन वो करेक्ट है। ठीक है, अब 23 नंबर में एक चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बना चतुर्भुज एक, देखिए अगर एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है अगर एक चतुर्भुज दिया हुआ है, इस तरह से एक चतुर्भुज दिया हुआ है और इसके मध्य बिंदु को अगर हम लोग मिला दें, ठीक है तो इस तरह से जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो ये एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर है वो बी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोल रहा है कि आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें बी सी 7 है और ए ई 5 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए बी सी जो है, ठीक है बी सी जो है आधार ये दिया हुआ है 7, तो आधार गुना ऊंचाई सिर्फ करना है, यानी कि 7 × 5, ए ही हो गया ऊंचाई, 7 × 5 = 35, यानी यहाँ पे जो सी वाला है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 25 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक समांतर चतुर्भुज एक और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, बोल रहा है कि एक वो त्रिभुज है, ठीक है एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और इन दोनों का आधार समान है और समान समांतर रेखा के बीच में है। तो इस तरह होने पर क्या होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलता है
वो चतुर्भुज से क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, तो अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दिया है कि 12 है, तो चतुर्भुज का कितना होगा, उसका डबल होगा। 12 का डबल कितना होता है, 24, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अब 26 नंबर में बोल रहा है फ्रेंड्स कि वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग है। ठीक है, ठीक है, देखिए वृत्त जैसे इस तरह से होता है, और इसमें हम लोग को पूछ रहा है वृत्तखंड। वृत्तखंड मतलब जैसे इस तरह से लाइन खींच दिए, तो ये जो जगह बना इसको वृत्तखंड कहते हैं। तो ये किसके किसके बीच का जगह है, तो इस साइड जो हुआ ये वाला, ये चाप कहलाता है। ठीक है, तो एक चाप और इस तरह से जो लाइन खींचे ये है जीवा, तो चाप और जीवा के बीच के कोण जो जगह है उसको हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। तो यहाँ एक चाप और किसके बीच का जगह है, जीवा के बीच का, यानी सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 27 नंबर में बोल रहा है फ्रेंड्स 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। ठीक है, 3 अगर अलग अलग बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, 3 बिंदु अगर अलग अलग दिया हुआ है तो उससे हम लोग एक ही को वृत्त खींच सकते हैं। ठीक है, 3 बिंदु अगर दिया हुआ है अलग अलग जगह पे, तो उससे सिर्फ एक और केवल एक हम लोग जो वृत्त है वो खींच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड्स आकृति ए सी बी का मान क्या होगा। ए सी बी मतलब यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे सी का मान पूछ रहा है। तो देखिए अगर यहाँ पे 50 डिग्री है तो यहाँ पे आधा होगा। ठीक है, ये आप लोग चैप्टर 10 में पढ़े होंगे। यहाँ पे 50 डिग्री है तो यहाँ पे उसका आधा यानी 25 डिग्री आंसर होगा। ठीक है, अब 29 नंबर में बोल रहा है फ्रेंड्स एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी 4 सेंटीमीटर और कोण ए 60 डिग्री है, तो इस त्रिभुज की रचना करना संभव नहीं है यदि बी सी तथा ए सी का अंतर। ठीक है, देखिए अगर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ए बी प्लस बी सी। ठीक है, अभी हम बताएं ना कि जैसे ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो तीसरा से बड़ा, ठीक है, तीसरा से बड़ा यानी कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी से बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए ए बी तो 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में 4, और बी सी को अगर हम लोग उधर कर दें तो ये साइन इसी तरह रह जाएगा। बी सी को उधर कर दिए तो ए सी माइनस बी सी आया। ठीक है, यानी ए सी और बी सी का अंतर, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है ना बी सी और ए सी का अंतर, तो वही हो गया ए सी और बी सी का अंतर कितना होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग बना पाएंगे। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका अंतर 4.5 है। अंतर जो है 4 से छोटा, देखिए 4 इधर बड़ा है इधर छोटा है, यानी कि 4 से छोटा अगर रहेगा तभी हम लोग बना पाएंगे। तो एक ही ऑप्शन है जो 4 से बड़ा है, वो क्या है, सी वाला जो है वो 4.5 है जो 4 से बड़ा है, यानी ऐसा रहेगा तो हम लोग नहीं बना पाएंगे। अगर ये सब रहा ए बी या डी यानी 4 से छोटा तो फिर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए 30 नंबर में है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगी जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, हीरोन का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, सबसे पहले एक त्रिभुज में ए बी सी रहता है, यानी कि ए 3 हो गया, बी 4 हो गया और सी हो गया 5। इस तरह से त्रिभुज रहता है ना, ए बी सी मानते हैं 3, 4 और 5 को। तो सबसे पहले हम लोग एस निकालते हैं ना, तो एस निकालने के लिए क्या किया जाता है, तीनों को जोड़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों को जोड़ देते हैं हम सीधे ही, 3 और 4 7, 7 और 5 12, तो 12 आता है और उसको फिर 2 से डिवाइड भी किया जाता है, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, यानी एस निकला 6। अब हम लोग को क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, रूट के अंडर में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है हीरोन का। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा आप लोग, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में दे भी दे। तो एस है 6, 6 गुना फिर 6 में हम लोग को ए घटाना है, हम शॉर्ट में थोड़ा बना दे रहे हैं। 6 में ए यानी कि 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, फिर गुना, फिर यहाँ 6 में बी यानी कि 6 में 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, फिर 6 में सी यानी कि 6 में 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ आप दे सकते हैं 6 को अगर तोड़ेंगे तो यहाँ 2 गुना 3 होगा और फिर बाद में 3 गुना 2 है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो 2 देखिए 2 गो है तो 1 2 निकल जाएगा बाहर, और 2 को 3 है तो 1 3 हो जाएगा, यानी टोटल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। ठीक है, अब 31 नंबर में उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधे ही फॉर्मूला भी होता है या हीरोन का फॉर्मूला से भी, अभी जैसे हम बताएं ए बी सी तीनों 6 6 6 हो जाएगा, और उससे भी बना सकते हैं, या एक शॉर्ट फॉर्मूला है जो समबाहु त्रिभुज होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, तो √3 में 4 और गुना ए कितना है, ए है 6, तो 6 का स्क्वायर यानी
36। तो 4 से काटेंगे अगर हम लोग 36 को तो 9 आएगा, यानी 9√3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है। ठीक है, अब 32 नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। तो गोले का आयतन तो ये सिर्फ फॉर्मूला पूछ रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि डी नंबर वाला। ठीक है, और 33 में भी फॉर्मूला पूछ रहा है आर त्रिज्या और एच ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन जैसे इस टाइप से होता है ना, इस टाइप से बेलन होता है, तो 2 पाई आर जो है ये कर्व सरफेस, मतलब ये वाला किनारे वाला का हो गया। और देखिए एक वृत्त इधर है तो पाई आर स्क्वायर, एक वृत्त नीचे साइड है तो पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर को जोड़ दिए, यानी टोटल देखा जाए तो जो बेलन होता है उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है। ठीक है, अब देखिए एक घन का आयतन 512 है, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को घन का भुजा यानी उसका साइड निकालना पड़ेगा। ठीक है, और घन का साइड कैसे निकालेंगे, तो आयतन दिया हुआ है, तो देखिए आयतन क्या होता है, घन का आयतन ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब बराबर होता है 512। ठीक है, मतलब घन का आयतन बराबर 512 है, यानी कि साइड गुना साइड गुना साइड बराबर 512। तो अगर यहाँ से क्यूब हटेगा, ठीक है, क्यूब हटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे घनमूल आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा 512। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे और 3 मिलाना होगा क्योंकि घनमूल है, तो इसमें आंसर आप लोग देख सकते हैं इसका 8 आ जाएगा आंसर। ठीक है, यानी ए जो है 8 निकल गया। अब हम लोग को घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 6 ए स्क्वायर होता है, यानी कि 6 गुना ए मतलब 8 गुना 8। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग 6, 8 और 8 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जो ऑप्शन नंबर बी वाला है 384, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 35 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड्स एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, शंकु जो इस तरह से होता है इसका तिर्यक ऊंचाई मतलब टेढ़ा वाला हाइट, टेढ़ा हाइट कितना है 10, ये 10 है, और इसका आधार की त्रिज्या यानी आर जो है 7 है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये तो सिर्फ सीधा सा फॉर्मूला लगाना है, पाई आर एल। ठीक है, पाई का हो गया 22/7 गुन्ना आर 7 है और गुन्ना एल 10 है, तो 7 से 7 कटा, 22 दाएँ 220 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। ठीक है, 220। ठीक है, अब 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के माध्य होंगे। ठीक है, देखिए प्राकृत संख्या बोल रहा है, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर जो होता है 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 प्रथम 5 प्राकृत संख्या ये है। अगर पूर्ण संख्या बोलता तो 0 से स्टार्ट होता, 0 1 2 3 4 4 तक ही लेते क्योंकि टोटल 5 को लेना है, 0 भी हो जाता। तो इनका क्या बोल रहा है कि इनका माध्य होगा, माध्य यानी मीन, एवरेज जिसको बोलते हैं, यानी इन सबको हम लोग को क्या करना है, जोड़ना होगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। और कितना है टोटल 5 नंबर, 5 नंबर से 5 से भाग देना होगा, जोड़ के कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 15 को 5 से जब भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो 3 है। ठीक है, अब 37 नंबर में बोल रहा है फ्रेंड्स, देखिए इसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 5 की बारंबारता, 5 की बारंबारता कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी नंबर दिया हुआ है इसमें 5 जो है कितने बार है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 5 को गिनना है। ठीक है, तो देखिए गिन के 1 2 3 4 5 6 है ना, यानी 6 बार 5 है, यानी यहाँ पे जो हम लोग का आंसर है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो 6 है ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट है। ठीक है, अब 38 नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड्स वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या होता है, बिल्कुल बीच का वैल्यू, 10 और 20 के बीच में क्या है 15 है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 15 हो, जो सी वाला है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकाल कैसे सकते हैं हम लोग, 10 और 20 दोनों को जोड़ देना है, 10 और 20 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, तो भी 30/2 यानी कि 15 आ जाएगा। ठीक है, 39 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड्स, देखिए 39 में कि एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 3 की बारंबारता 150 है। ठीक है, एक पासे को फेंका गया 1000 बार, तो 3 कितना बार आया, ठीक है, उसमें 3 जो है कितना बार आया 150 बार, तो 3 आने की प्रायिकता, तो 3 150 बार आया है 150 बार में, और बाय टोटल कितना बार था 1000 बार। ठीक है, प्रायिकता ऐसे ही निकालते, जो चीज़ बोल रहा है उसको ऊपर लिखिए और टोटल कितना उसको नीचे, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 3 बार में 15 और यहाँ 20 बार में, यानी कि 3/20 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है
3/20 करेक्ट है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। ठीक है, देखिए असंभव घटना जो कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे एक बैग में बहुत सारे रंग के गेंदे हैं लेकिन उसमें पीली रंग की गेंद नहीं है, और अगर हम बोलेंगे कि उसमें बिना देखे एक गेंद निकालनी है और वो पीली रंग की होगी, तो क्या पीली गेंद निकलेगी? नहीं निकलेगी, क्योंकि पीली गेंद वहाँ है ही नहीं, यानी वो असंभव है, हो ही नहीं सकता है। तो वैसी चीज़ का घटना हमेशा जीरो होता है। ठीक है, और अगर उसमें पूरी की पूरी पीली गेंद होती तो कोई ना कोई, तो अगर बिना देखे हम लोग निकालते हैं तो पीली गेंद ही निकलता, यानी वो निश्चित है कि पीला गेंद निकलेगा। उस समय अगर पीला गेंद का प्रायिकता पूछता, यानी कि जिसका घटना होना निश्चित है उसका प्रायिकता 1 होता है और असंभव घटना का प्रायिकता 0 होता है, और प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।